चार्ल्स लॉ हो गया था, बॉयल्स लॉ हो गया था। अब नेक्स्ट अपना जो लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो क्या कहते हैं? एवोगैड्रो आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर, मोल, इन सब से रिलेशन बात की गई थी। तो एवोगैड्रो ने भी गैसेस की स्टडी करी बहुत अच्छे तरीके से, और इन्होंने बोला कि अगर आप गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स लेते हो, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन आप अगर कांस्टेंट कर दो, इन कंडीशंस को अगर आप कांस्टेंट रखिए, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर, अभी तक जो हमने लॉस पढ़े उसमें एक में टेम्परेचर कांस्टेंट था, एक में प्रेशर कांस्टेंट था। इन्होंने कहा कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो आप कोई भी गैस ले लो, ठीक है, एनी गैस, कोई भी आप गैस लीजिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा बोला इन्होंने कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का आप अगर सेम वॉल्यूम लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। जैसे मान लो सपोज हमने टेम्परेचर ले लिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज, और हमने प्रेशर ले लिया, मान लो प्रेशर ले लिया हमने 2 atm, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस लेते हैं, उसका 1 लीटर लेते हैं, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर चेक किया हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सपोज मान लो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x आए, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर यही है, सेम कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, ऑक्सीजन गैस का भी 1 लीटर लोगे ना इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? x ही आएंगे, ठीक है। यही बोला एवोगैड्रो ने कि अगर प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन कांस्टेंट कर दीजिए तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी गैसों के, कोई भी गैस ले लो। क्लियर है बात? अब इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर टेम्परेचर प्रेशर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो जो वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसकी जगह अगर आप हटा दो तो कोई K आ सकता है, मान लो कोई K डैश ले लो, ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसी में एक टर्म यूज किया गया, जैसे हम लोग पहले से भी यूज करते हैं, अभी नहीं यूज किया गया, मोलर वॉल्यूम। इसी के साथ बताया गया, इसी लॉ के साथ, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? देखो, किसी भी गैस के अगर आप 1 मोल लेते हो ना तो उसका वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसको आप बोलोगे मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो? वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस उसको आप क्या कहते हो? मोलर वॉल्यूम, Vm से डिनोट करते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या एक कंडीशन पढ़ी थी, आपको याद हो अगर मोल कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो एक कंडीशन बताई थी कि अगर आप लेते हो STP की कंडीशन, कौन सी कंडीशन लेते हो? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हो। अब ये होता कितना कितना है? अगर STP की कंडीशन लो तो प्रेशर होता है 1 atm और टेम्परेचर माना जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आप अगर केल्विन में इसको बोलो तो 273.15 केल्विन।
इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर अगर है किसी भी गैस का, तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम हमने कितना बताया था, याद है किसी को? 22.4 लीटर। ठीक है, मतलब किसी भी गैस का अगर 1 मोल है तो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एसटीपी की कंडीशन पे, उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है। इसका अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें 1 मोल का किसी भी गैस का, तो वो वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। अब आपको अभी मैंने ऊपर बताया कि मोलर वॉल्यूम जो वीएम से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो अगर एसटीपी पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 22.4 होता है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम इज 22.4। उसी बात को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये किसी भी गैस के लिए ट्रू है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखेंगे हम लोग। दूसरा देखो, एसटीपी के कंडीशन में बाद में थोड़ा सा चेंज किया गया था। अगर हम नई वाली एसटीपी की कंडीशन लें, तो नई वाली एसटीपी की कंडीशन में यहाँ पे आपका टेम्परेचर तो सेम रहेगा। यहाँ पे 1 ATM लिया गया था, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 बार। टेम्परेचर आपका रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही, या 273.15 केल्विन ही रहता है। प्रेशर हो जाता है इस कंडीशन में 1 बार। अब इस टाइम पे अगर मोलर वॉल्यूम की हम बात करें, नया जो ये कंडीशन निकली है, तो इस टाइम पे अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करें, जब इसको 1 बार कर दिया तुमने, तब मोलर वॉल्यूम आता है आपका 20, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, 22.7। अब आप बोलोगे कि जो कंडीशन दी रहेगी उसमें हम लोग मतलब कब 22.4 लीटर लेंगे, कब 22.7 लीटर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो एसटीपी की कंडीशन में उन्होंने 1 बार मेंशन कर दिया, तब आपको ये लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम इन जनरली इसको लेते हैं। ठीक है, यूज अभी भी यही किया जा रहा है 22.4 लीटर। बट अगर कहीं पे यही कह दिया कि प्रेशर 1 बार है, 1 ATM नहीं है, तब आप 22.7 लेना पड़ेगा। मतलब नई वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं SATP। इसमें कुछ नहीं, आपको बस टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना है और उसमें मोलर वॉल्यूम क्या आ रहा है। SATP की कंडीशन क्या है, देखो, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस पे मोलर वॉल्यूम कितना है। अगर हम इस कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम देखें, तो मोलर वॉल्यूम आता है यहाँ पे 22.4789 लीटर। तो इतना ही है, देख रहा, यहाँ 22 था, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, 24 आ गया। 2 यूनिट का डिफरेंस है, 24.789 लीटर है। इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा अभी एम्बिएंट वाले को यूज नहीं किया जा रहा है। अब इसमें एम्बिएंट में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। इसमें टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया और प्रेशर जो है वो 1 बार लिया गया। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब अगर केल्विन में देखो तो 298.15 केल्विन हो जाएगा, कैपिटल में अगर ले ले। ठीक है, तो SATP में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में जो नॉर्मल STP जिसको हम यूज़ करते हैं उसमें आपका क्या था, 1 ATM 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद जो नई कंडीशन आई है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है, आपका 22.7 हो गया 22.4 से, उसमें टेम्परेचर तो वही है, प्रेशर 1 बार कर दिया। और तीसरा वाला SATP जो है एम्बिएंट वाला, उसमें टेम्परेचर 25, प्रेशर 1 बार। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, 22 से वैल्यू
24.789 आ जाती, क्योंकि टेम्परेचर में अच्छा खासा डिफरेंस है, देख पा रहे हैं। 0 से 25 कर दिया तो डिफरेंस तो आना ही है। तो ये था अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ पे ऐसे सीधे तो न्यूमेरिकल क्या आएगा, लेकिन सीधे तो मोल कॉन्सेप्ट में ही पूछ लेते हैं, मोल से रिलेट करवा लेते हैं। बाकी अब ये जो तीनों लॉज हम लोगों ने पढ़े, इन तीनों लॉज को कंबाइंड किया गया, ठीक है, और बनाया गया कंबाइंड गैस लॉ, और यू कैन से आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन। बनाई कैसे गई देखते हैं। भाई हमने देखा कि बॉयल्स लॉ कहता था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। यही तो बॉयल्स लॉ था। चार्ल्स लॉ कहता था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T एट कांस्टेंट प्रेशर। और एवोगाड्रो लॉ ने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N यहाँ वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, और आपको पता है कि अगर आपको मोल्स से रिलेट करना है तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, Na इंटू मॉलिक्यूल होता है। यस और नो? मोल्स अगर आपको पता है तो आपको मॉलिक्यूल निकालना है, तो आप क्या करते हो? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये वैल्यू होती है ना, आपको मॉलिक्यूल अगर निकालना है तो Na इंटू मोल करते हो, यही करते हो। तो Na तो आपको पता है कि एवोगाड्रो नंबर है, तो इस नंबर की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो यहाँ पे जब गैस लॉ बनाया तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह मोल यूज कर लिया, जो N साइन यूज किया वो मोल यूज कर दिया। तो ये आपका एवोगाड्रो लॉ है। ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये आपका क्या था? चार्ल्स लॉ। ये आपका क्या था? बॉयल्स लॉ। इन सबको तीनों इक्वेशन को किया कंबाइंड। अब कंबाइंड करने से क्या आपको मिलेगा कि V तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में सब में है, तो अगर इसको कंबाइंड करो तो ऐसा कुछ इक्वेशन मिल जाएगा क्या हमें, तीनों को अगर कंबाइंड कर दें ये मिल जाएगा। अगर कंबाइंड फॉर्म में तीनों को देखो, V इज, ये T ऊपर आ जाएगा, N ऊपर होगा और P नीचे आ जाएगा। तीनों को कंबाइंड कर दिया। अब जब ये हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक स्पेशल कांस्टेंट आता है जिसको कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। P को मल्टीप्लाई कर दो अगर इधर, तो PV इज इक्वल टू nRT आ जाता है। यही होती है आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब कोई भी अगर गैस आइडियल है तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन के लिए। क्लियर हुई इतनी बात? आइडियल गैस इक्वेशन या इसी को कंबाइंड गैस लॉ भी कह सकते हो आप। अब ये जो कंबाइंड गैस लॉ है या आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको हम आइडियल क्यों बोल रहे हैं, क्या चीज है? तो PV इज इक्वल टू nRT। ये जो है, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए, N इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो ये PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा। यस और नो? अब आपको पता है P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम। R गैस कांस्टेंट होता है। और ऐसा देखा गया कि सारी गैसेस के लिए इसकी वैल्यू सेम आ रही है, चेंज नहीं होती।
तो इसलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल क्यों बोला? क्योंकि इसकी वैल्यू किसी भी गैस के लिए चेंज नहीं होती है, सबके लिए सेम वैल्यू कैलकुलेट की गई। टी अगर बोलो तो टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, ठीक है। आर की बताती हूँ, हमें अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग होती है, उसी पे आ रहे हैं, ठीक। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अगर 1 मोल है आपका तो n इज इक्वल टू हमने 1 रख दिया तो इक्वेशन बन गई PV इज इक्वल टू RT। वैसे हम लोग अगर n मोल की बात करें तो n मोल के लिए PV इज इक्वल टू nRT यूज करते हैं। ये अपने काम की इक्वेशन है, ये हर जगह काम आएगी। अब देखो, अब R की बात कर लेते हैं। R की यूनिट पूछी जाती है फिजिक्स में, R की डायमेंशन पूछी जाती है। तो R की अगर बात करो तो PV इज इक्वल टू nRT है, हमें निकालना है यूनिट ऑफ R। सबको क्लियर हो रही है बात देवांग? क्लास में कौन कौन है? हो रहा है सबको क्लियर? कोमल भी है, सारांश भी है, विधि भी है, विकास भी है, हेमांग है। तो R की वैल्यू निकालनी है तो R इज इक्वल टू PV बाई NT हो जाएगा। अब P जो है आपका, ये क्या होता है? P आपको अगर देखो तो P है प्रेशर, तो P को आप ऐसे तोड़ सकते हो, F बाई A में तोड़ सकते हो, P इज इक्वल टू। और V को आप ऐसे, V को V ही रहने दो, N हो गया आपका मोल और टेम्परेचर T होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या लिखते हो आप? न्यूटन लिखते हो, और इसको आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, एरिया को। वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब लिख सकते हो। N हो गया मोल और T हो गया केल्विन। तो अगर देखो तो ये कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर बाय मोल इनटू केल्विन, ये हो सकता है यूनिट, ठीक है। और अगर सीधे सीधे प्रेशर की यूनिट रख दें तो प्रेशर की यूनिट पास्कल हो गई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पास्कल डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब एंड मोल इनटू केल्विन। ऐसे भी हो सकता है। आर का यूनिट पास्कल, यहाँ पे आ गया आपका, क्या आया था? मीटर क्यूब मोल इनटू केल्विन, ठीक है। अब देखो आर की और क्या यूनिट हो सकती है? PV बाई NT है ना, यही तो है। अगर प्रेशर हम लोग मान लो ATM में ले लें तो ये ATM में आ जाएगा। वॉल्यूम अगर लीटर में ले लो, लीटर में हो जाएगा। N तो मोल ही होता है और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो लीटर ATM पर मोल इंटू केल्विन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, ये जो हमने न्यूटन मीटर लिखा है, न्यूटन मीटर का मतलब क्या हो गया? F इंटू L कह सकते हो या F इंटू S कह सकते हो, ठीक है। और अगर आप बोलो वर्क क्या होता है? वर्क F इंटू एस ही तो होता है, W। तो इसका मतलब ये यूनिट किसकी है? एनर्जी की यूनिट कह सकते हो आप, वर्क जूल पर मोल इंटू केल्विन, ये कह सकते हैं हम लोग। तो ये भी यूनिट हो गई, जूल पर मोल इंटू केल्विन। लीटर ATM पर मोल इंटू केल्विन हो गई। पास्कल मीटर क्यूब मोल इंटू केल्विन, ठीक। एक आप अगर एनर्जी को आप इसमें ले लो, यहाँ पे जूल में लिया है, मान लो एनर्जी की यूनिट हम कैलोरी ले लें तो कैलोरी पर मोल केल्विन हो जाएगा।
तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आर की यूनिट हो सकती है। और जूल की जगह कैलोरी यूज़ कर दिया ना, एनर्जी की यूनिट जूल भी, एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी है। अब हम लोगों को क्या करना है, आर की 3 वैल्यूज़ याद रखनी है जो हमारे न्यूमेरिकल और फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी काम आएगी। 3 वैल्यूज़। तो आर की वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ही वैल्यू जो है जो MKS में है, दूसरी आपकी आप ले लोगे लीटर एटीएम में 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन मोल, ये आती है आपकी लीटर एटीएम। ठीक है, 8.31 ले लें अगर हम लोग, या यहाँ पे ले लो 2 अप्रॉक्स होती है ये, 2 1.99 करके कुछ आती है, 2 अगर हम ले लें तो ये आती है कैलोरी पर केल्विन इंटू मोल। और एक ये वाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली है, ये तीनों हम लोग याद रखते हैं। 3 से अपना काम बन जाएगा। 8.314 न्यूटन मीटर केल्विन पर मोल ऐसे भी लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसे भी। ठीक है, तो 3 वैल्यूज जिसमें से सबसे ज़्यादा काम में ये आएगी अपनी 8.314 जूल वाली। MKS में हर चीज़ को MKS में कन्वर्ट कर लो, तब आर की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 8.314 ले सकते हो। क्लियर। अब मान लो कहीं आपको गैस का वॉल्यूम लीटर में दिया है, ये एटीएम में दिया है, और आपको आर की वैल्यू यूज़ करनी है, तो फिर आप इसमें यूज़ कर लो। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लें हम लोग। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, देखो इसको हमने कैसे लिखा, यहाँ पे हमने जूल पर म्यूल पर केल्विन लिखा है ना, तो इसके फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे क्या। आर को हमने लिखा था PV/NT लिखा था ना, P को हमने तोड़ा किस में, F/A में, N इंटू टी में, इसी में तो तोड़ा। वॉल्यूम को अगर तोड़ो तो एरिया इंटू हाइट में तोड़ सकते हो आप, यस और नो। एरिया एरिया अगर कट जाए तो F इंटू हाइट N इंटू टी ऐसे कर सकते हो। अब ये F है, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर मान लो तो इसको वर्क लिख सकते हो, और ये मोल हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, केल्विन हो गया। ठीक है, ऐसे। तो अगर आप R को बोलो तो R को आप ये भी बोल सकते हो, R इज वर्क डन पर डिग्री पर मोल। पर डिग्री का मतलब अगर टेम्परेचर केल्विन में 1 ले लो और मोल 1 ले लो, तो R जो होगा वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये W है, मोल अगर तुमने 1 ले लिया, टेम्परेचर अगर तुमने 1 केल्विन ले लिया, तो R इज इक्वल टू W हो जाएगा। तो आप R को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन पर डिग्री पर मोल। पर डिग्री का मतलब है पर डिग्री केल्विन की बात करें, मतलब अगर 1 डिग्री आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, 1 डिग्री है टेम्परेचर केल्विन, और आपका 1 मोल है, तो वो जो वर्क डन करेगी गैस वो क्या किसके इक्वल होगी, R की वैल्यू के इक्वल होगी। क्लियर। अब 1-2 न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं गैस इक्वेशन पे, फिर हम लोग बात करेंगे आइडियल और रियल क्या है, आइडियल वर्ड क्यों यूज़ किया गया, रियल वर्ड क्या होता है, और आइडियल रियल गैसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें करते हैं, क्वेश्चन दिया है
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 760 mmHg, ये भी प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर a gas occupy 600 ml वॉल्यूम। मतलब आपको क्या क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है और वॉल्यूम दिया है, ये चीज़ें दी हुई है। व्हाट विल बी प्रेशर एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर is 10 degree centigrade and volume of gas is 640 ml। ठीक है, तो देखो अब आइडियल गैस, नहीं आइडियल गैस का एक बार फॉर्मूला बता दूं आपको, फॉर्मूला तो रिलेट करके बताया नहीं ना, बार एक फॉर्मूला बता दूं फिर ट्राई करो। देखो हमने बोला पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन बताई ना। अब मान लो कोई गैस है, उसकी दो स्टेट्स हैं, मतलब दो के बारे में बात किया जा रहा है, एक स्टेट 1 है एक स्टेट 2 है। यहाँ पे मान लो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर यहाँ पे T1 है। यहाँ पे मान लो प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और टेम्परेचर T2 रहता है। ठीक है, मोल्स कांस्टेंट है। अगर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू nRT1 लिख सकते हैं। मोल्स कांस्टेंट है और R की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है पहली कंडीशन में। दूसरे हम P2V2 इज इक्वल टू nRT2 लिख सकते हैं, यस और नो। तो अगर यहाँ से nR की वैल्यू निकालो तो P1V1 बाई T1 आ जाएगी, और यहाँ से n इंटू आर की वैल्यू निकालो तो P2V2 बाई T2 आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2। अगर मोल्स इक्वल हैं दोनों के कंडीशन में तो ये इक्वेशन मिलेगी आइडियल गैस के क्वेश्चंस के लिए। P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2। अब इसी को यूज करके ये क्वेश्चन करना है। प्रेशर की यूनिट पहले जो वो कंडीशन दी है उसमें 760 mmHg है, तो दूसरी कंडीशन में जो प्रेशर निकलेगा वो भी इसी में निकलेगा। ये मरकरी कॉलम की हाइट दी हुई है। हाइट ही पूछा गया, देखिए ये P1 हो गया। 670, हाँ 6.6 आ रहा है। ठीक है, देखो पहली जो कंडीशन है 600 ml वॉल्यूम है, 760 mmHg प्रेशर है, और टेम्परेचर अगर देख लो तो केल्विन में लेना पड़ता है हमको T1, तो 25 टेम्परेचर है, तो 273 तो 298 आ जाएगा ये केल्विन। अब आपको V2 दिया हुआ 640 ml, नया वॉल्यूम ये है, और टेम्परेचर आपका T2 दिया हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो तो 283 आ जाएगा। और आपको P2 निकालना है, तो फॉर्मूला लगा के निकल सकता है। सबको क्लियर है बात? बाकी लोग बताएं भाई।
भाई P2 की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेते जाते हैं, वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। P1 आपका दिया हुआ है कितना, 760, वॉल्यूम 600 दिया है। T2 आपका 283 आया था, T1 आपका 298 आया था, वॉल्यूम आपका 640 था। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जो यूनिट पहले प्रेशर की थी वही यूनिट आएगी। यहाँ पे आंसर आ रहा है 676.6 mmHg। ठीक है, ऐसे में कई बार दूर दूर आंसर भी दे देते हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। एक और कर ले कोई, ये तो एनसीईआरटी का था, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा है, एनसीईआरटी का है बट अच्छा। क्वेश्चन है, ड्रेन क्लीनर contains small bits of aluminium which react with caustic soda NaOH होता है ना, caustic soda to produce डाइहाइड्रोजन गैस। डाइहाइड्रोजन का मतलब H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। What volume of dihydrogen at 20 degrees centigrade and 1 bar pressure will be released when 0.15 gram of aluminium reacts? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए ना, तो आपको इक्वेशन नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। बाकी अभी जब हम लोग पी ब्लॉक करेंगे तो उसमें ये इक्वेशन आएगी। तो एल्युमिनियम कास्टिक सोडा से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसका ये रिएक्शन है 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O 2NaAlO2 प्लस 3H2, ये गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका इन्होंने किया क्या है क्वेश्चन में, देखो, ड्रेन क्लीनर कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्युमिनियम विच रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन। ये तो प्रोसेस बता दिया एक लाइन में, ये हो रहा है। What volume of dihydrogen at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर विल बी रिलीज्ड? डाइहाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा, इसका पहले क्वेश्चन समझना होता है। वॉल्यूम पूछा गया है, कितना प्रोड्यूस होगा। टेम्परेचर दिया हुआ है इन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, और बोल रहे हैं अगर एल्युमिनियम रिएक्ट करता है 0.15 ग्राम, यानी इसका मास दिया हुआ, तो आप हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करोगे। ये प्रेशर की कंडीशन है, ये टेम्परेचर की कंडीशन है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग पहले एसटीपी से देखते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से एसटीपी से देखते हैं। देखो 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O gives 2NaAlO2 प्लस 3H2। ये देख पा रहे हैं। अगर सपोज कंडीशन होती एसटीपी की, एसटीपी की अगर कंडीशन लेते, मान लो आप प्रेशर लेते कितना, P1 अगर मान लो 1 बार, ठीक है,
और टेम्परेचर मान लो तुम लेते 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जिसको हम लोग 273 केल्विन बोल सकते हैं, तब उसका वॉल्यूम क्या होता अगर गैस होती 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता। इतनी बात हमें पता लग गई यहाँ से। इसको टेम्परेचर अगर T1 मान लो, प्रेशर P1 मान लो, ये STP की कंडीशन है। ये हमने अपने हिसाब से सोची। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो ये कंडीशन हो गई STP की। अब नई कंडीशन क्या है? नई कंडीशन जो है, जो क्वेश्चन में गिवन है, वो नई कंडीशन है आपका प्रेशर P2 तो 1 बार ही है, लेकिन जो टेम्परेचर इन्होंने लिया है T2 वो नया ले लिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देख पा रहे हो? तो 273 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 293 केल्विन आ जाएगा T2। निकालना क्या है हमने? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो आप, तो ये 1 मोल था ना, तब 22.4 लीटर हम वॉल्यूम ले रहे थे। ठीक है। अगर इसके मोल हम इसी टेम्परेचर इसी प्रेशर पे इसके मोल हम ट्रिपल कर दें, यहाँ पे इक्वेशन से हमको 3 मोल दिखाई दे रहे हैं, ये 2 मोल है, तो ये कितना यूज़ हो रहा है? ये 3 मोल यूज़ हो रहा है अगर बैलेंस इक्वेशन दी हुई है। स्टैइकोमेट्री से हमें यही तो पता लग रहा है कि अगर ये 2 मोल यूज़ हो रहा है तो ये 3 मोल बन रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कर दें, 1 मोल था तो 22.4 लीटर, अगर ये वॉल्यूम 3 मोल हो गया तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? नया वॉल्यूम अगर 3 मोल के लिए निकालो तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? ठीक। अब ये जो तुम वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हो इतने लीटर का, ये वॉल्यूम तब प्रोड्यूस हो रहा है जब आप लोग लेते हो इसको 2 मोल। ठीक है। अब हमें नया वॉल्यूम निकालना है, लेकिन उसकी एक स्पेशल कंडीशन इन्होंने दे दी है कि उस समय जो मास ऑफ एल्युमिनियम यूज हो रहा है वो कितना है? वो कितना है? 0.15 ग्राम है ना। GM दे दिया है। अब इसके मोल निकालो तो मोल कितने आ जाएंगे एल्युमिनियम के? बताओ। 0.15 ग्राम है और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। ठीक है। तो अगर मोल निकालो तो 0.15 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा। 3 की टेबल से अगर कट करो तो ये इतना आएगा, 5/5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 9। मोल इतने आ गए। क्लियर है इतनी बात? अब क्या कर सकते हैं सोचो। हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास वॉल्यूम है, पहली कंडीशन का सब कुछ है, दूसरी कंडीशन का हमें वॉल्यूम निकालना है। देखो इक्वेट करते हैं। ये प्रेशर है, ये T1 है, ये V1 है। ठीक है। प्रेशर P2, T2 और V2 निकालने की कोशिश करते हैं। ये जबकि जो निकालना है वो नहीं है, अभी हम बताते हैं क्यों नहीं। P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू कर दो P2 V2 बाई T2। ठीक है। P1 V1 आपका कितना हो गया? वैल्यू रख लो सारी। P1 1 बार और V1 है आपका 3 इंटू 22.4, T1 है आपका टेम्परेचर 273, P2 है आपका 1 बार, V2 तुम निकालना चाहते हो, T2 हो गया आपका कितना? 298, 293। अब इसको सॉल्व करो, V2 कितना आता है निकालो कैलकुलेटर से।
70, ये आ गया वॉल्यूम V2, देख पा रहे हो? ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट आया है, देख लो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। वो रीचेक कर लिया? एट्टी, कैलकुलेशन को आप लोग जो भी की जाए उसको एक बार कर लिया करो, है ना, बाद में मतलब घर पे। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम आया है ना, एग्जैक्टली ये वॉल्यूम नहीं पूछा है इन्होंने, ये तो तब है जब ये 2 मोल यूज कर रहे हो तुम, ठीक है, तब ये वॉल्यूम आएगा, इतनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमारे पास एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में दिया है वो 2 मोल ना दे करके वो मोल आपका चेंज किया हुआ है। ये जो हमने इक्वेशन लगाई है तो कांस्टेंट मोल के लिए लगा दी ना, हम बोल रहे हैं 2 मोल है तो 2 मोल दूसरी कंडीशन में भी है। तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम आया हाइड्रोजन का प्रोड्यूस, ये आपका आ रहा है 2 मोल एल्यूमिनियम से, ये आ रहा है आपका 81 जो भी है, ठीक है, 2 मोल एल्यूमिनियम से। 2 मोल एल्यूमिनियम का मतलब उसका मास कितना हो गया, 2 इंटू 27, कितने ग्राम हो गया, क्योंकि एक का होता है आपका, एक मोल का 27 ग्राम होता है, तो ये 81 लीटर हो गया। अब आपको क्वेश्चन में ग्राम जो दिए हैं वो दिए हुए 0.15 ग्राम, तो 0.15 ग्राम के अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपको। आप सॉल्व कर लोगे ये लीटर में आएगा आपका आंसर। ऑप्शन अगर ml में दिए हुए तो ऑप्शन को आप 1000 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात? 9 3 27, 3 3 हो गया, ये आ गया अप्रॉक्स आपका 3/2 को क्या लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय अप्रॉक्स 0.15, और ये आ जाएगा 1.15 का वो कितना होता है, 225 होता है स्क्वायर, तो इतने लीटर आ जाएगा। अब इसको अगर ml में कन्वर्ट करो तो 225 ml आ जाएगा ना वॉल्यूम। क्लियर हुई बात? बाकी सब लोग बताएं विदुषी को छोड़ के बाकी लोग बता दें क्लियर हुआ या नहीं। देखो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 जब हम लगा रहे थे ना तो हम मोल को कांस्टेंट मान रहे थे। हमने ये मान के पहले यूज कर लिया कि आपका ये 2 मोल बन रहा है, 2 मोल यूज हो रहा है और ये 3 मोल बन रहा है, ये हमने मान के कैलकुलेट कर लिया नया वॉल्यूम। अब नया वॉल्यूम तो आ गया लेकिन वो 2 मोल एल्युमिनियम यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आया, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज जो थी आपकी वो ये थी कि एल्युमिनियम कितना यूज हुआ। इन्होंने लास्ट में लिख दिया व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर विल बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स, जब ये 0.15 ग्राम रिएक्ट करेगा तब। और हमने तो उसको 2 मोल मान के किया था तो हमें उसको कम के हिसाब से देखना पड़ा तो वैल्यू कम हो गई। क्लियर कर लेंगे अब ऐसा। टाइम बताइए बच्चों। देखो अब हम लोग देख रहे हैं
सिंपल रिलेशन है, बहुत काम आता है। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस। फिजिक्स में भी काम आएगा आपके और केमिस्ट्री में भी। 11th क्लास में कभी कभी डेरिवेशन पूछ लेते हैं, अपने कंपटीशन में तो डेरिवेशन की ज़रूरत होती नहीं है। तो डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो यूज़ करेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन। इसको यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करना है तो क्या लिखे हम लोग, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, सबको पता है, ठीक है। अब P तो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N आपको पता है क्या है, मोल है ना। अब मोल को आप गिवन मास बाई मोलर मास लिख सकते हो, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, क्या कहते हो, ठीक है। अब ये आ गया अपना पी वी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू आर टी। अब डेंसिटी में रिलेशन निकालना है, तो आपको फिजिक्स में एक फॉर्मूला पता होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ठीक है। इसका मतलब जी एम इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हम बोल सकते हैं। तो अगर डेंसिटी बोलो तो जी एम बाई वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है भाई, यही तो लगाया हमने, m इज इक्वल टू वी इंटू डी, डी इज इक्वल टू एम बाई डी। m है गिवन मास और d है डेंसिटी, m बाई वी, v है वॉल्यूम, ठीक। तो क्या करें इसको, हम लोग ऐसा करें कि जी एम बाई वी को एक तरफ कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं राइट हैंड साइड, जी एम बाई वी को इस तरफ कर लिया, बाकी सबको राइट हैंड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे P है, mm ऊपर चला जाएगा और आर टी नीचे आ जाएगा, देख रहे हैं। अब जी एम बाई वी जो है गिवन मास बाई वॉल्यूम को आप डेंसिटी लिख सकते हो। मोलर मास को कभी कभी कैपिटल M से भी दिखाते हैं बुक्स में, तो कैपिटल M ले लेते हैं अगर इसकी जगह, तो पी एम बाई आर टी आ जाएगा। D इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई R इंटू टी। इसको ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं, डी आर टी बाई एम, ऐसा फॉर्मूला भी आपको मिलेगा, बात एक ही है, ठीक है। तो ये याद रखना है, P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम, ये काम आएगा अपने, क्लियर है। एक क्वेश्चन किया जाए बढ़िया सा, डी आर टी पे करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम आ गया ना रिलेशन, तो इसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ अ गैस is found to be 5.46 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड
2 bar pressure, what will be its density at STP? What will be its density at STP? नॉर्मल कंडीशन पे दिया हुआ है, STP पे निकालना है आपको डेंसिटी, ठीक है। तो अब आपको डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता लग गया, D इज इक्वल टू PM/RT, ठीक है। पहली कंडीशन में प्रेशर होगा P1, डेंसिटी होगी D1, और दोनों कंडीशन में एक ही गैस की बात हो रही है, तो गैस का मोलर मास तो सेम लेंगे हम लोग, R सेम रहता है, T1 सेम। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का शॉर्ट वे अगर है तो शॉर्ट वे से करते हैं, फिर उसके बाद आपको लॉन्ग वे से बताएंगे। देखो एक नॉर्मल कंडीशन में डेंसिटी दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और आपका टेम्परेचर दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन में डेंसिटी निकालनी है, STP की कंडीशन है, किसी एक गैस की बात हो रही है। तो अगर हम देखें तो पहली कंडीशन में D1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P1, M मोलर मास ले लो उस गैस का, R कांस्टेंट होता है T1, ठीक, M मोलर मास ले लिया। अब दूसरी जो कंडीशन है वहाँ पे डेंसिटी D2 हो जाएगी, प्रेशर P2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही गैस की बात हो रही है तो दोनों केसेस में मोलर मास, अगर मान लो हम CO2 ले रहे हैं तो उसके लिए मोलर मास दोनों केस में 44 ही आएगा ना, इसलिए M मान लिया। R गैस कांस्टेंट होता है, वैल्यू चेंज होती नहीं है, इसको T2 ले लिया। अब आपको D2 निकालना है तो आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे? यहाँ से हमने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, मोलर मास इज इक्वल टू, एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि दोनों को डिवाइड कर दो, D1/D2 कर लो, तो जो कॉमन चीज़ें होंगी वो कट जाएंगी, M और R कट जाएंगे, तो यहाँ पे P1/T1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका P2 और T2 ऊपर चला जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है, STP की कंडीशन आपको मालूम है, STP पे प्रेशर क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 बार ले सकते हैं, यहाँ पे बार दिया हुआ है तो 1 बार ले लेते हैं। टेम्परेचर हम लोग T2 क्या ले सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो होता है 273, ठीक है। ये 27 है T1, तो 27 इसका आंसर है 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 300 केल्विन, ठीक है। अब रख देते हैं वैल्यूज, रख लें। ग्राम नहीं, देखो प्रेशर क्या क्या यूज कर रहे हो उसको ध्यान देना पड़ता है। अब जो हम डेंसिटी निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे D1 यहाँ पे D2, ठीक है। तो डेंसिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में यहाँ पे रखोगे तुम, प्रेशर यहाँ पे बार में, यहाँ पे बार में, तो बार बार कट जाएगा, कटना चाहिए यूनिट। यहाँ टेम्परेचर केल्विन में, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में, तो ये राइट हैंड साइड पूरा कट जाएगा एक दूसरे से। तो अगर D1 राइट हैंड साइड की सारी यूनिट एक दूसरे से कट गई, अगर D1 तुम ग्राम डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हो तो D2 भी किस में आएगा, आंसर आपका इसी में आएगा, ठीक है। इसलिए हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कन्वर्ट करना पड़े, तो वैल्यू रख के देखते हैं। D1/D2 इज इक्वल टू P1T2/P2T1, यही तो बना इक्वेशन हमारा। अब पहली कंडीशन में P1 2 बार दिया हुआ है, STP में हमने 1 बार लिया है। T2 का टेम्परेचर आपका है 273 और पहला टेम्परेचर है आपका 300, पहला टेम्परेचर 300 है और दूसरा टेम्परेचर 273। तो अगर हम सॉल्व करें तो D1/D2 क्या आ गया अपना, सॉल्व कर लो उसको, 5.46 रख देते हैं, तो ये 150 हो गया।
अब D2 की वैल्यू निकाल लो। तो अगर ये देखो तो ये 300 से तो कम ही है ना, तो ये 150 अप्रॉक्सी है, 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, कम ही जाएगा, तो 1 पॉइंट कुछ जाएगा। अब 5.46 है तो 1 पॉइंट कुछ से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सी ये जो आंसर आ रहा है ये 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं 3 ग्राम DM। ये सब तो आप लिखना जानते ही होगे, डायमेंशन वगैरह पढ़ लिया होगा ना। सबको क्लियर हुआ तो सब लोग बोल दो, नहीं हुआ तो पूछ लो। साढ़े 12 हो गए आपके। एक लॉ बता देते हैं और उस लॉ का जो डेरिवेशन है, मतलब जो यूज है एप्लीकेशन, वो कल करेंगे। एक लॉ बता देते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या कहता है ये देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि मान लो कोई ये एक कंटेनर है ना, इसमें मान लो कुछ गैसेस भरी हुई है ABCDEF, ये 6 गैसेस भरी हुई है जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं, अनरिएक्टिंग है। तो बोलते हैं कि इस पूरे कंटेनर का जो प्रेशर होगा ना, टोटल प्रेशर, दैट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। ये जो गैसेस इसमें फिल्ड हैं, सबके पार्शियल प्रेशर का को अगर ऐड कर दोगे तब जाके टोटल प्रेशर निकलेगा, अगर रिएक्टिंग गैसेस नहीं है। पार्शियल प्रेशर को अगर हम लोग, जैसे मान लो हमने बोला पार्शियल प्रेशर किसी गैस का, ये है PA, अगर मान लो पार्शियल प्रेशर B का है आपका PB, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर आपका C का है PC, D का आपका पार्शियल प्रेशर है PD, E का है PE और F का है आपका PF पार्शियल प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर होगा कंटेनर का वो क्या होगा, सबके पार्शियल प्रेशर का एडिशन होगा, मतलब PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD प्लस PE प्लस PF। क्लियर हुई इतनी बात? अब पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कैसे, कैसे इसको यूज़ करेंगे, वो हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नहीं, इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें कोई कंटेनर है, उसमें अगर अनरिएक्टिंग गैसेस भरी हुई हैं कई सारी, 1 2 3 4 कितनी भी, तो उनके अगर टोटल प्रेशर देखना है हमें पूरे कंटेनर का, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या लेना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोज कंटेनर लेते हैं। क्लोज कंटेनर अगर लोगे आप तो खाली गैसेस का इनका ही प्रेशर होगा, तो उसमें सबके पार्शियल प्रेशर को अगर ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर निकल आएगा। क्लियर? चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय। हाँ जी।